नमस्कार साथियों। मैं गणेश शर्मा एथिक एजुटेक से आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ में जो करंट इवेंट्स के साथ में उपस्थित हुए हैं वो है राजस्थान सूजस। आप राजस्थान सूजस के बारे में जानते होंगे कि राजस्थान सरकार का एक विभाग है, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जिसको डीआईपीआर कहते हैं। डीआईपीआर का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पर्सनल रिलेशन। ये डीआईपीआर विभाग अभी फिलहाल जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं भजन लाल जी, उन्हीं के पास में है। और ये क्या काम करता है, ये बेसिकली सरकार की योजनाओं की, सरकार की नीतियों की, सरकार के जो उद्देश्य होते हैं उन सबको जनता तक पहुंचाने का कामकाज करता है। आपने देखा होगा हर जिले में डीआईपीआर के अधीन ही पीआरओ है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी है। हर जिले में सूचना केंद्र होते हैं जहां पर ये सारा कामकाज होता है। ये डीआईपीआर में एक मासिक पत्रिका आती है, एक मैगजीन्स आती है जिसको राजस्थान सूजस कहा जाता है। ये मासिक पत्रिका चुनाव के दौरान जो एमसीसी था, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था, उसकी वजह से इसको रोक दिया गया था। लेकिन जब ये सरकार नई सरकार गठित हुई तो राजस्थान सूजस दिसंबर 2023 के रूप में आपके सामने आ चुकी है। यदि आप चाहें तो डीआईपीआर की जो साइट्स है वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का, जिनकी वजह से आज हम ये राजस्थान सूजस आपके सामने यूट्यूब चैनल पर लेकर आए हैं। तो कटसी बाई डीआईपीआर फॉर राजस्थान सूजस जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, बेसिकली ये डीआईपीआर है हमारा, ये संयुक्तांक है, अक्टूबर से दिसंबर तक का संयुक्तांक है। साथियों, ये चीज़ आप जानते होंगे। हम बात करें इसकी, हम हम्म, हम बात करें इसकी कि जो ये 20 दिसंबर को ये प्रकाशित होता है, आप सब लोग जानते होंगे इसको, आप समझ लीजिए कि 20 दिसंबर को ये प्रकाशित होता है। और ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का ये एक संयुक्तांक है। कारण क्या हुआ कि आपको पता ही है, अक्टूबर नवंबर में आचार संहिता थी इसलिए नहीं हो पाया। इसमें हम बात करें कि इसमें शपथ ग्रहण पर्व, लोकतंत्र का मान, जनाकांक्षाओं का सम्मान, अपनों अग्रणी राजस्थान के नाम से ये राजस्थान सूजस प्रकाशित हुई है। और इस प्रकाशित हुई है तो इसमें कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको हमें जानने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम बात करें कि आप सबको पता होगा कि 16वीं विधानसभा के चुनाव आपके 25 नवंबर 2023 को हुए थे, जिनका मतगणना 3 दिसंबर 2023 को हुई। और राजस्थान सरकार की जो कैबिनेट, जो मुख्यमंत्री के रूप में और उप मुख्यमंत्री के रूप में 15 दिसंबर 2023 को शपथ लिया गया। उसके बाद में 20 दिसंबर 2023 को 16वीं विधानसभा के जो नवनिर्वाचित विधायकों को प्रोटेम स्पीकर द्वारा 20 और 21 दिसंबर को शपथ दिलाई गई। 21 दिसंबर को ही हमारे स्थायी विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति की गई। फिर उसके बाद में 30 दिसंबर को क्या हुआ कि कैबिनेट का गठन किया गया, राज्य की मंत्री परिषद का गठन 30 दिसंबर को किया गया। 30 दिसंबर के बाद में आपके जनवरी में आपका यूं कहें कि 18-20 जनवरी के आसपास पहला सत्र आयोजित हुआ 16वीं विधानसभा का। ये सब चीज़ों को मैंने नट शेल में आपको बताया है। जब हमारे राज्य के मुख्यमंत्री भजन लाल जी बने तो उन्होंने सबसे पहले नमन किया भारत पाक युद्ध विजय दिवस में। आप सब लोग जानते होंगे कि 16 दिसंबर को 1999 को कारगिल विजय हमने प्राप्त की थी। और कारगिल विजय जब हमने प्राप्त की तो उसके उपलक्ष्य में हम विजय दिवस मनाते हैं। वो इसमें 1900 भारत पाक युद्ध के समय, सॉरी, बांग्लादेश निर्माण जब हुआ तो 16 दिसंबर को हमने पाकिस्तान पर विजय हासिल की थी और बांग्लादेश का निर्माण किया था। तो उस उपलक्ष्य में हम विजय दिवस मनाते हैं। और 1971 में अदम्य साहस और वीरता का परिचय देने वाले जो हमारे वीर सेनानी थे उनको इन्होंने नमन किया है। और उसके बाद में इस अंक में जो आप बात करने जा रहे हो, तो सबसे पहले हम बात करें कि कोई भी किताब होती है, उस किताब या मैगजीन्स के जो प्रधान संपादक है पुरुषोत्तम शर्मा जी, ये डायरेक्टर हैं आपके डीआईपीआर में। जो इसके एडिटर हैं, चीफ एडिटर और सह संपादक डॉक्टर रजनीश शर्मा है।
आपके उप संपादक आपके आशाराम खटीक हैं, और ये सारी चीज़ें इनकी वजह से ये चीज़ें हो पाई है। और प्रीमियर प्रिंटिंग प्रेस से ये प्रकाशित हुई है। इन्होंने प्रीमियम प्रिंटिंग प्रेस जयपुर में इनको प्रकाशित करवाया। ये मासिक राजस्थान सूजस की पत्रिका है। कभी कभार ये छोटी छोटी बातें भी आपके एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, जिसको हमें जानना चाहिए। और यदि हम किसी अंक को पढ़ रहे हैं तो अंक को पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि इसमें क्या दे रखा है। इसमें संपादकीय है, जिसमें संपादक पुरुषोत्तम शर्मा जी बताएंगे कि इस अंक में हमने क्या क्या दिया है। दूसरा हम बात करें कि प्रदेश में नई सरकार का गठन है, लखपति दीदी सम्मेलन है, मेरी कहानी मेरी जुबानी जो संकल्प यात्रा है भारत की, उसमें ये मेरी कहानी मेरी जुबानी की बात है। दिल्ली डायरी है, विधानसभा चुनाव 2023 की बात है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर के बारे में, राजस्थान का क्या योगदान है, पूंछड़ी के लोठा का मंदिर अभी चर्चा में क्यों रहा है, चंद्रभागा मेला कहाँ आयोजित होता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक कहाँ पर है, कुंभलगढ़ महोत्सव में क्या हुआ, बूंदी उत्सव मनाया गया, 18वीं जो राजस्थान 16वीं जो विधानसभा है उसमें क्या स्थिति है, कवि प्रदीप को हम याद कर रहे हैं, और दड़ा महोत्सव के बारे में इसमें बताया गया है। ये सारी बातें इसमें है, और इसमें क्लियर लिख रखा है कि राजस्थान सूजस के आगामी अंक के लिए मौलिक अप्रकाशित सामग्री भिजवाएं। ये भी बात कही है, यदि आप राजस्थान स्पेशल कुछ स्पेसिफिक बात आप कहना चाहते हो तो इसमें आप अपनी बात कह सकते हो, आपकी कहानी प्रकाशित हो सकती है। हम बात कर रहे हैं नई साल नई उमंग के रूप में पंडित पुरुषोत्तम शर्मा जी का, जो प्रधान संपादक है, जो ये बात बता रहे हैं। अब हम बात करें भजन लाल शर्मा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, प्रदेश की नई सरकार का गठन। बेसिकली 15 दिसंबर 2023 की बात है, जिसमें 15 दिसंबर को रामनिवास बाग में 14वें मुख्यमंत्री के रूप में भजन लाल शर्मा द्वारा शपथ ली गई थी, और जिसमें उप मुख्यमंत्री के रूप में श्रीमती दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। और इन्होंने जो राज्यपाल ने इनको शपथ दिलाई, और शपथ दो प्रकार की हुई, एक तो पद की शपथ, एक गोपनीयता की शपथ इनको दिलाई गई है। जिसमें बात हुई, इसमें प्रधानमंत्री सहित केंद्र के मंत्री भी इसमें शामिल थे, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल थे। और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूंगा, ज़्यादा बात नहीं करूंगा। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने सीएमओ में पदभार संभाल लिया 15 दिसंबर को ही। 15 दिसंबर को इन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में ये मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचे, और मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचकर इन्होंने काम किया। इस अवसर पर जो हमारे कानून मंत्री हैं केंद्र के, अर्जुन राम मेघवाल साहब, वो भी उपस्थित थे। दूसरे गजेंद्र सिंह शेखावत जो जल शक्ति मंत्री हैं। ये सारी बातें आपके हैं, तो इन्होंने शपथ ले ली है ये बातें। अब हम बात कर रहे हैं कि इनका एक विजन था, बीजेपी सरकार का एक विजन था, जो आपको पता हो कि 16 नवंबर 2023 को भाजपा का संकल्प घोषणा पत्र हुआ था, है ना। अपनो राजस्थान, अपनो अग्रणी राजस्थान के नाम से संकल्प पत्र जारी हुआ। उस संकल्प पत्र में 450 रुपया में गैस सिलेंडर देने की घोषणा हुई थी। और सबसे पहला जो काम किया भजन लाल सरकार द्वारा, वो यही काम किया गया है। 1 जनवरी 2024 से सभी महिलाओं को जो उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारक हैं उनको क्या दिया गया है, 450 रुपए में गैस सिलेंडर की बात की गई है। और इसमें गैस सिलेंडर कैसे दिया जा रहा है, इसमें गैस सिलेंडर के 450 रुपए में कैसे मिलेगा कि जितना आपका पैसा है, पैसा आपको उतना ही देना है, लेकिन जो भी 1055 रुपए है या 1155 रुपए वो आपको देना है। और जो बाकी का 450 रुपए घटाकर सारी जो राशि बचेगी वो आपके खाते में डाल दी जाएगी। इस प्रकार की व्यवस्था है, और इसमें ये बातें हुई है। दूसरा काम इन्होंने क्या किया है, महिला सुरक्षा और उत्थान प्राथमिकता पे फोकस किया है। तो इन्होंने एक एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया है। दूसरा, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति राजस्थान सरकार बना रही है, ऐसा इन्होंने संकल्प लिया है। और एसआईटी का गठन किया है। दूसरी हम बात करें कि लखपति दीदी सम्मेलन, ये यहाँ हुआ है। राज्य की 11.24 लाख महिलाओं को मिलेगा योजनाओं का लाभ। आप सब लोग जानते होंगे कि भाजपा के संकल्प पत्र में भारत सरकार एक लखपति दीदी योजना चला रही थी। वो भी इसमें कहा है कि हम महिलाओं को लखपति बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, उनका हुनर विकसित करके उनको
आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने का कामकाज करेंगे। तो ये लखपति दीदी योजना शुरू हुई है, जिसमें कलराज मिश्र की उपस्थिति में जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में ये आयोजित हुई है, जो कोई नहीं आपसे पूछेगा। और 2 करोड़ लखपति दीदी योजना बनाने का हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, जो आपको पता होगा कि 2024-25 के अंतरिम बजट में 3 करोड़ कर दिया गया है। 3 करोड़ महिलाओं को हम ये बनाएंगे। और बेसिकली इसमें क्या किया जा रहा है कि जो एसएचजी बने हुए हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं आपके नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत, नाबार्ड के अंतर्गत या कोई और दूसरी स्कीम्स के अंतर्गत एसएचजी बने हुए हैं, उन एसएचजी को हम क्या करने जा रहे हैं, उन एसएचजीज को यहाँ इन महिलाओं को हुनर विकसित करके उनमें ये कहा गया है कि 28 लाख महिलाओं को महिला सशक्तिकरण क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करा के रोड मैप तैयार किया जा रहा है। अब रोड मैप तैयार किया जा रहा है तो एक बात ये हो गई। दूसरा, हर जिले में महिला थाना स्थापित करने की बात हुई है। एंटी रोमियो स्क्वाड की बात की गई है। आपको ये जब बीजेपी के संकल्प पत्र में ये बातें थी। दूसरी बात इसमें ये कहा गया है कि महिला उद्यमियों से संवाद इन्होंने राष्ट्रपति ने किया है। ये सारी बातें हो गई। अब विकसित भारत संकल्प यात्रा की बात करें, आपको पता ही होगा कि जब भजनलाल सरकार बनी तभी से उसी समय उसी दरमियान विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में निकाली गई है। 26 जनवरी तक विकसित भारत संकल्प यात्रा के जगह जगह शिविर लगे, और शिविर लगे तो उनमें उनका फोकस ये था कि 26 जनवरी तक अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की एक राष्ट्रव्यापी मुहिम चली है। और मुहिम चली है तो ये बात को हम पहुंचा रहे हैं आपके सामने, जिसमें विकसित भारत में सूबे में गूंज रहा विकसित भारत का संकल्प। तो 16 दिसंबर 2023 को जब इन्होंने शपथ ली, और शपथ लेते ही विकसित भारत संकल्प की यात्रा में इन्होंने भाग लिया और शिविर लगाए गए हैं। शिविर लगाए गए हैं तो आपने देखा होगा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, केंद्र सरकार की जो जो योजनाएं राजस्थान में चल रही है उनका लाभ एक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसका संकल्प इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में लिया जा रहा है। तो ये चीजें इन्होंने किया है। इसके बाद में संकल्प यात्रा के उद्देश्य उन्होंने बताया गया है। उद्देश्य ये बताया गया है, वंचित लोगों तक पहुंचना, उन कमजोर लोगों तक पहुंचना जो विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र हैं लेकिन अभी तक लाभान्वित नहीं हुए हैं। सरकार का एक ग्रास रूट लेवल कैंप है जो चाहती है कि ऐसे लोगों तक हमें लाभ पहुंचाना है जो वास्तव में पात्र तो थे योजना के लेकिन उनको लाभ नहीं मिला। अब स्थितियाँ ये रही कि हम सरकारी विभाग से जुड़े हुए हैं तो हम पे ये कहा गया कि आप हर एक व्यक्ति को जो पात्र है उसको इस दायरे में लाया जाए। दूसरा, योजनाओं के बारे में जानकारी का प्रसार और जागरूकता पैदा करें ताकि लोगों को पता लगे कि सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रही है, आपके हित में कौन कौन सी योजनाएं हो सकती है। तीसरा, जो व्यक्तिगत कहानियां हैं या अनुभव हैं जो दूसरे लोगों को प्रेरित कर सके, आपने सरकार के किसी योजना का लाभ लिया हो और लाभ लेकर उससे आपको फायदा हुआ तो मेरी कहानी, मेरी जुबानी ये आपके पास में हो, ये सारे कंसेप्ट लेकर चल रही है। इसमें 3200 से अधिक जागरूकता वैन पूरे राजस्थान में जागरूकता वैन चलाई गई है अवेयरनेस के लिए, और जन जन को जागरूक किया जा रहा है ब्रोशर के माध्यम से, ऑडियो वीडियो पंपलेट्स बुकलेट्स आदि के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इन योजनाओं को कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में काफी आकर्षक रही है, तो सबसे पहले बात करें हम आयुष्मान भारत की। आयुष्मान भारत एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है भारत सरकार का जिसमें आयुष्मान हेल्थ कार्ड बनाए जा रहे हैं। इस आयुष्मान हेल्थ कार्ड के माध्यम से 10 लाख तक की जो स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ गरीब परिवारों को मिल रहा है। गरीब कल्याण अन्न योजना, आप सब लोग जानते होंगे कि भारत सरकार गरीबों के लिए अन्न प्रदान कर रही है। 2028 तक इसको बढ़ा दिया है। लोगों को एक मैसेज दिया जा रहा है कि गरीब कल्याण अन्न योजना अभी चालू है और आपको 2028 तक राशन मिलेगा। तीसरा, दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत 2 लाख तक का ऋण सुविधा इसमें प्रदान की जा रही है। पीएम आवास योजना में जो लोग पात्र हैं उनको आवास उपलब्ध करवाया जा रहा है। पीएम उज्ज्वला योजना में क्या हो रहा है, पीएम उज्ज्वला योजना में निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना में जो 18 प्रकार के कारीगर और दस्तकार हैं उनको विश्वकर्मा आईडी जनरेट करके उनके टूल किट वितरण और उनको लोनिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।
किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए के जिनको नहीं मिला है उनको प्रदान किया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत क्रॉप प्रोडक्शन ही नहीं, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज में भी केसीसी प्रदान किया जा रहा है। आपका पीएम पोषण अभियान के अंतर्गत जो महिलाएं, बच्चे अभी फिलहाल एनएफएचएस में स्टेंट मतलब नाटेपन में या बोनेपन में या फिर कुपोषण के शिकार हैं, उनको ये दिया जा, हर घर जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल कनेक्शन दिया जा रहा है। स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में जो आवास बने हुए हैं उन आवासों के पट्टे वितरित किए जा रहे हैं। जनधन योजना के अंतर्गत अकाउंट्स खोले जा रहे हैं। जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 436 रुपया में 2 लाख रुपए का बीमा किया जा रहा है। सुरक्षा बीमा योजना में 20 रुपया का प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का बीमा, स्वाभाविक मृत्यु पर बीमा दिया जा रहा है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 18 से 40 साल के जो युवा हैं, असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको 42 रुपए से 210 रुपए तक की मासिक अंशदान करने पर 1,000 से 5,000 तक की पेंशन की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। पीएम प्रणाम योजना के अंतर्गत आपका यूरिया है, आपका डीएपी है, आपका फोस्फेट है, इनका एक निश्चित अनुपात में पीएम प्रणाम योजना के अंतर्गत लाभ दिया जा रहा है। नैनो फर्टिलाइजर्स योजना पे कामकाज चल रहा है। इनके बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्र में कौन कौन से लाभ दे रही है। इस सब योजना के बारे में लोग जागरूक रहे। साथ ही शहरी क्षेत्र में पीएम स्वनिधि के अंतर्गत 10,000 रुपया और 20,000 रुपया का वेंडर्स को बिना गारंटी का ऋण प्रदान किया जा रहा है। विश्वकर्मा के अंतर्गत 18 प्रकार के ट्रेड से उनको जोड़ा जा रहा है। उज्ज्वला के तहत निःशुल्क कनेक्शन दिया जा रहा है। मुद्रा लोन के अंतर्गत आपको 10 लाख तक का लोन बिना किसी गारंटी के प्रदान किया जा रहा है। स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत आपके जो नवाचार आधारित जो उद्यम है उसमें स्टार्टअप्स के तहत रजिस्टर्ड करके बहुत सारी सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है। स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत ऐसी महिलाएं जो SC ST से है या और महिला है उनको 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन बिना किसी गारंटी के प्रदान किया जा रहा है। आयुष्मान भारत के तहत हेल्थ कार्ड डेवलप किए जा रहे हैं, उनके माध्यम से उनको 10 लाख तक की हेल्थ फैसिलिटीज उपलब्ध करवाई जा रही है। ऐसे पीएम आवास, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम ई बस सेवा शुरू की गई है, इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा, अमृत योजना शुरू की गई है, उजाला योजना है आपका जिसमें LED योजना देने की बात है, सौभाग्य योजना के अंतर्गत विद्युत कनेक्शन देने की बात है, डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत लोगों को खेल के प्रति जागरूक किया जा रहा है, रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए उड़ान योजना शुरू की गई है, वंदे भारत ट्रेन के प्रति जागरूक किया जा रहा है, अमृत भारत स्टेशन योजना बनाई गई है। शहरी क्षेत्र में सारे कामकाज किए गए हैं। साथ ही इसमें ये कहा गया है कि इसके अलावा जनजाति बाहुल्य क्षेत्र हैं। जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में आपको पता होगा सिकल सेल एनीमिया है, उसके लिए कार्यक्रम जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। एकलव्य मॉडल आवासियों से बच्चों को जोड़ा जा रहा है। आदिवासी बच्चों को इसकी स्कॉलरशिप की स्कीम्स हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि आप कैसे फायदा ले सकते हैं। साथ ही हमने इसमें वनाधिकार अधिनियम है 2006 का, उसके तहत पट्टे जारी किए जा रहे हैं। सामुदायिक और वन धन विकास केंद्र के माध्यम से जो वनोपज का हिस्सा उनको प्रदान किया जा रहा है। ये सारे के सारे लाभ हमें दिए जा रहे हैं। साथ ही लोगों के शिविर में जो लोग आने वाले हैं उनकी निःशुल्क जांच की जा रही है हेल्थ की, जिसमें टीबी स्क्रीनिंग, सिकल सेल स्क्रीनिंग और जो बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह, डायबिटीज, ये सारी की सारी जांच मौके पर ही शिविर में उपलब्ध करवाई जा रही है। ये सारे काम आपके विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत किए गए हैं। अब हम बात करते हैं ये नवधा परदेशी है, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, उन्होंने लिखा मेरी कहानी मेरी जुबानी, इनमें लाभार्थियों से साझा किए हैं अपने अनुभव, जिसमें ये बात है कुछ लोगों को विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लाभ हुआ तो उन्होंने अपनी बात बताई है, जिसमें हर घर जल जीवन मिशन के अंतर्गत अब नल ती पानी आवे, पहले घनी कठिनाई थी धन काढ़ा घण दुख्यो देखियो अब नल ती पानी आवे। ये बात देवूबाई ने बताई है कि जब से हर घर जल नल कनेक्शन का एक संकल्प लिया है भारत सरकार ने, तो अब उनके घर में नल कनेक्शन होने से पानी आने लगा है। दूसरी बात कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना में पीपल कुंड पंचायत समिति है प्रतापगढ़ में, उसके अशोक कुमार ने उसने कहा है कि भारत सरकार की सहायता के बदौलत उन्हें पक्का मकान मिला है और ये बहुत काबिल बात है। तीसरी बात, प्रधानमंत्री आवास योजना में अरनोद है, वहाँ पे प्रतापगढ़ में ही
और उसमें ये बात कही है कि लाभार्थी राहुल चौधरी ने पहले कच्चा मकान था और आज पीएम आवास की वजह से पक्का मकान उनका बन गया है। ये मेरी कहानी, मेरी जुबानी की बात है। तीसरी हम बात करें दिल्ली डायरी। ये दिल्ली डायरी पर्ची से आई है। तो दिल्ली डायरी जो आई है, तो आपके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों की पद ग्रहण पश्चात पहली दिल्ली यात्रा हुई है। तो दिल्ली यात्रा हुई तो दिल्ली डायरी क्या हुआ? ये वही बात हो गई जैसे मुगल काल में जो राजपूतों के संबंध थे तो वो मुगल दरबार में जाते थे, तो उसी प्रकार से ये हमारे राजस्थान के लोग भी दिल्ली डायरी के रूप में दिल्ली यात्रा की है। और दिल्ली यात्रा की है तो किन किन से भेंट की है? तो शिष्टाचार भेंट हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और भारतीय प्रधानमंत्री, इन सब से मुलाकात की है। तो मुलाकात की है तो कोई स्पेसिफिक आपके उसमें जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता, केवल जानकारी के लिए आपका हो सकता। चुनाव नवाचारों के नजीर बना राजस्थान, जो चंद्रशेखर पारिक है एपीआरओ, उन्होंने एक लिखा है। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको पता होगा कि 25 नवंबर 2023 को हमारे राज्य में 16वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुए। और 16वीं विधानसभा के लिए जो चुनाव हुए तो 199 सीटों के लिए चुनाव हुए, जिसमें 52,000 मतदान केंद्रों पर लोगों ने मतदान किया और 1862 प्रत्याशियों में से 199 जनप्रतिनिधियों का चयन किया, विधायक के रूप में आए। और चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी हुई और किसी भी प्रकार की री वोटिंग नहीं हुई। ये बड़ी काबिले तारीफ है हमारे चुनाव आयोग की निष्पक्षता की। बात करते हैं तो इसमें सबसे पहली बात है सी विजिल ऐप बना तीसरी आंख। सबसे बड़ी बात ये रही कि सी विजिल ऐप इस विधानसभा चुनाव में एक सिटीजन विजिल ऐप आपने डाउनलोड किया होगा। और यदि किसी भी प्रकार के चुनाव से जुड़ी हुई शिकायतें आती थी 100 मिनट में इलेक्शन ऑफिसर उसका निदान करता था। दूसरा बात, पहली बार मिली होम वोटिंग की सुविधा। आपने देखा होगा कि इस चुनाव में 80 साल से जो बुजुर्ग हैं या 40% से ज्यादा जो दिव्यांग श्रेणी के लोग हैं, उनमें 61,000 मतदाताओं ने होम वोटिंग की पहली बार। ये भी काफी काबिल तारीफ रही। मतदान के बाद मिला डिजिटल सर्टिफिकेट। आपने वोटिंग करने गए होंगे तो वोटिंग के बाद में आपने सेल्फी ली होगी, सेल्फी पॉइंट्स भी आपने वहाँ था तो सेल्फी आपने लिया होगा। आपने वहाँ पे जाके आपने जब वोट किया करने के बाद में सीओ राजस्थान के वेबसाइट्स पे आप ने अमिट शाही दिखाई कि मैं वोट करके आया हूँ। तो वोट करके आए हो तो आपने क्या किया कि सेल्फी अपलोड करके डिजिटल सर्टिफिकेट जारी किया कि मैंने वोट कर दिया है, मैंने लोकतंत्र की भागीदारी में अपनी भूमिका अदा कर दी है। ये बातें आपने कही। तीसरी बात, पहली बार अनिवार्य सेवाओं की श्रेणी में मीडिया कर्मियों को लिया गया कि जो कंपलसरी सर्विसेज में लिया गया इसमें विधानसभा चुनाव में सर्विस वोटर के अलावा, कि भाई मीडिया कर्मी भी वोट कास्ट कर सकते हैं बैलेट पेपर से। क्योंकि मीडिया कर्मी तो वहां जाएंगे तो वोट कैसे करेंगे, वोट करेंगे तो इनको भी इसमें शामिल किया। पहले 8 विभागों को पोस्टल बैलेट से मत डालने का विकल्प था, जिसमें डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस, ऊर्जा विभाग के इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, पीएचईडी, पंप ऑपरेटर, टर्नर, दुग्ध समितियों के कर्मचारी, रोडवेज ड्राइवर, कंडक्टर आदि शामिल थे। इसमें मीडिया कर्मी भी शामिल हो गए हैं और जो चुनाव में भाग ले रहे हैं वो तो शामिल ही थे पोस्टल बैलेट में। ये पोस्टल बैलेट कर दिया इन्होंने, ईवीएम से नहीं। इनको तो उस दिन चुनाव का दिन तो जाना था तो ये पहले ही पोस्टल बैलेट पे मतदान करके चले गए हैं। दूसरा हुआ कि आपराधिक रिकॉर्ड की 3 बार जानकारी। अब क्या हुआ कि यदि कोई उम्मीदवार अपनी जानकारी देता है अपने उसमें घोषणा पत्र में, उनकी 3 बार जानकारी दी। पहले 3 बार समाचार पत्रों में और टीवी चैनलों में इनकी जानकारी प्रकाशित की। नो योर कैंडिडेट ऐप के माध्यम से निर्वाचन आयोग ने ये जानकारी मतदाताओं तक पहुंचाने की बात कही। एक सबसे बड़ी पहल थी हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कि आप नो योर कैंडिडेट, आप कैंडिडेट को जानिए कि आपके कैंडिडेट के कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो दर्ज नहीं है। ये बातें हुई। साथ में दुर्गम और दूर दराज क्षेत्रों में मतदान केंद्र बनाए गए और जागरूकता में सभी ने निभाई। स्वीप कार्यक्रम चलाया गया तो हर व्यक्ति को हमने इसमें शामिल किया। और दलवार परिणाम की बात करें तो दलवार परिणाम में भगवा रंग में रंग दिया। 115 सीटें बीजेपी की आई साथियों इसमें। और दूसरी सबसे बड़ी सीटें 70, हम 70 करते हैं अब तो इसको, 70 सीटें कांग्रेस की आई है इसमें। और बाकी भारतीय आदिवासी पार्टी को 3 सीटें मिली, 2 सीटें मिली, हाँ 3 ही मिली। और बीएसपी को 2 मिली है और इंडियन नेशनल लोक दल को, राष्ट्रीय लोक दल को 1 मिली है और रालोद को
एक मिली है, रालोपा को एक मिली है, ऐसी सीटें आपको मिली है। और वोट शेयर जो है हमारा, वोट शेयर 39.53 इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिला, और बीजेपी को 41% वोटिंग मिली है। भारतीय जनता पार्टी को 41.7% वोटिंग हुई, जो हमें जानने की आवश्यकता है। पहली बार QR कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची, इसमें क्या हुआ कि आपने जब वोटर स्लिप के माध्यम से मतदान किया होगा तो आपको QR कोड से आप स्कैन कर सकते हो। उस स्कैन से आपको क्या होगा कि आपने देखा होगा उसमें मतदान केंद्र क्रमांक, राज्य, जिले के हेल्पलाइन नंबर, सारा का सारा आपके उसमें आ गया। QR कोड वाली पर्ची आपको मिले, आपको पता नहीं है कि मेरा बूथ कहाँ पर है, तो आप उस पर सारी चीज़ें पता कर सकते हो। ये बातें रही युवा, महिला और दिव्यांग संचालित बूथ, अलग अलग युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए एक बूथ बनाए गए अलग अलग, और 26,000 से अधिक केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग हुई। ये सारी चीज़ें जो सेंसिटिव वोटिंग बूथ थे, जहां पर लगता था कि यहाँ पे कारस्तानियां हो सकती है, तो वहां पे लाइव वेबकास्टिंग हुई, और चाक चौबंद सुरक्षा के बीच मतदान हुआ। और मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी ये रही कि 0.73% की बढ़ोतरी, 75.45 दर्ज हुआ था जो 74.53 था पिछले साल, तो 75% वोटिंग हुई इस बार। और जब्ती का आंकड़ा 700 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। ये सारी बातें हुई। 16वीं विधानसभा के रोचक तथ्यों की हम बात करें तो सबसे युवा सदस्य के रूप में शिव विधानसभा से रविंद्र सिंह भाटी निर्वाचित हुए, जो मात्र 25 वर्ष के हैं, और ये निर्दलीय विधायक हैं शिव बाड़मेर से। ये ऐसे सवाल जैसे यहाँ दिया हुआ है ना सूजस में, ऐसे ही सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे। यही प्रामाणिक बात है, प्रामाणिक किताब है। सबसे कम आयु की महिला विधायक नोक्सम चौधरी कामा से, आपके भरतपुर कामा से नोक्सम चौधरी, जो 33 वर्ष की है और काफी पढ़ी लिखी महिला है, जो चुनी गई है। सबसे वरिष्ठ सदस्य के रूप में बूंदी के विधायक हैं हरिमोहन शर्मा 83 ईयर्स, किशनगढ़ बास से दीपचंद खेरिया 83 ईयर्स चुने गए हैं आपके। दूसरा हम बात करेंगे 96% से चुना नोटा, मतलब लगभग 1% मतदाताओं ने नोटा का विकल्प बदलाया है। नन ऑफ द अबो ये बात रखी है। झाड़ोल में सबसे ज्यादा नोटा हुआ है 6,488, मतलब 3,82,000 मतदाताओं में 6,488 मतदाताओं ने नोटा को चुना है झाड़ोल विधानसभा से। अब हम बात करें कि गांव में दिखा जोश, ये सारी चीजें रही आपके। और सर्वाधिक मतों से जीत की हम बात करें तो विद्याधर नगर से दिया कुमारी 71,000 वोटों से विजय रही है, जो मैं आपको करंट अफेयर्स में भी बता चुका था। और सबसे कम वोटों से कोटपुतली विधानसभा से हंसराज पटेल 321 वोटों से चुनाव जीते हैं। दूसरे उसके बाद में जीत आपकी ये कठुमर की रही है, रमेश खींची की। फिर हम बात करें कि 72 विधायक पहली बार चुनकर आए हैं। 72 विधायक पहली बार MLA बने हैं 200 में से। 300 मतलब 73 हो गए। गुरमीत सिंह भी तो पहली बार ही चुने गए हैं, तो 73 विधायक पहली बार चुनकर आए हैं। और 20 महिला सदस्य चुनकर आई है, जिसमें 9 बीजेपी की, 9 कांग्रेस की और 2 निर्दलीय हैं। दूसरा 40 वर्ष से कम उम्र के 28 निर्वाचित हुए हैं, जिनकी आयु 40 वर्ष से कम है। ये सारी बातें आपके उसमें हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं, ये डॉक्टर गोवर्धन लाल शर्मा RS ऑफिसर हैं, जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में राजस्थान का योगदान की बात कही है। राजस्थान का योगदान तो पत्थर में है, जो बिजोलिया का सैंडस्टोन का उपयोग हुआ है, गऊ घी की आहुति हमारे राजस्थान से हुई है। ये सारी बातें इन्होंने। बंसी पहाड़पुर है जो आपका भरतपुर में है, आपका भरतपुर में बयाना में, हाँ, बंसी पहाड़पुर का पत्थर यहाँ श्री राम मंदिर में वो हुआ है। रामलला सिंहासन में मकराना का रमजान इसको तराश रहे हैं। दूसरा श्री राम स्तंभ का निर्माण आबू रोड सिरोही से हुआ है। और भरतपुर का गुलाबी पत्थर का उपयोग इस मंदिर में हुआ है। ये सारी बातें। और अब पूंछरी का लोठा की जय क्यों हुई है, ये बात यह है कि हरिओम सिंह गुर्जर है, उपनिदेशक है, डिप्टी डायरेक्टर है पर्सनल रिलेशन में। इन्होंने पूंछरी के लोठा की स्थिति ये बताई है कि जब हमारे राज्य के मुख्यमंत्री की पहली यात्रा ही यहाँ की रही, और पूंछरी का लोठा राजस्थान में पड़ता है और गोवर्धन यूपी में पड़ता है। तो ये बातें हुई कि अन्न खाए न पानी पिए पड़ो रहो सिलोटा, धन्य धन्य पूंछरी का लोठा, अन्न खाए न पानी पिए रहे सिलोटा।
यानी धन्यवाद है पूछरी का लोटा, जो अन्न भी नहीं खाते, जल भी नहीं पीते और शिला की तरह एक ही स्थान पर बैठे रहते हैं। ऐसी बातें हुई है। गोवर्धन की पौराणिक यात्रा के बारे में इन्होंने बताया है। दूसरा, चंद्रभागा मेला आप सब लोग जानते हो, झालावाड़ में, झालावाड़ में चंद्रभागा मेला ये आयोजित होता है, जो आयोजित हुआ है आपके, जिसके बारे में आपको जानना है। तीसरा, हम संस्कार सृष्टि के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक की जो पैनोरमा है वो उदयपुर जिले के धानक्या में ये पदस्थापित की गई है। आपकी ये पैनोरमा आपके जयपुर जिले में धानक्या रेलवे स्टेशन है, वहाँ ये पैनोरमा स्थापित हुई है। तो ये आपसे भविष्य में पूछा जा सकता है। और साथ में संस्कार सृष्टि का अवलोकन इन्होंने कर दिया है। दूसरा, कुंभलगढ़ महोत्सव की बात करें तो कुंभलगढ़ राजसमंद जिले में है। राजसमंद जिले में, तो राजसमंद में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। और ये महोत्सव अभी 1 से 3 दिसंबर तक कुंभलगढ़ में आयोजित हुआ है। और इसमें बहुत सारे वो जो जैसा मेलों में होता है, महोत्सव में होता है, वो सारे कामकाज इसमें हुए हैं। ये बातें आपकी इसमें शपथ ग्रहण समारोह की स्थिति है। कुछ झलकियां आप देख पा रहे हैं इसमें। बूंदी मऊ उत्सव सतरंगी पर्यटन, बूंदी उत्सव भी पर्यटन विभाग द्वारा जारी किया जाता है। 1996 से मनाया जा रहा है और 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक बूंदी उत्सव आयोजित हुआ। केवल हमें जानना ही है कि क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या बातें रही इसमें, इन चीजों को नहीं देखना। अब हम 16वीं विधानसभा में जो निर्वाचित विधायक हैं उन्होंने कौन कौन सी शपथ ली है, इनके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले श्री भजनलाल शर्मा है, 56 साल के हैं, पॉलिटिकल साइंस से एमए इन्होंने की है। और ये विधानसभा क्षेत्र सांगानेर से पहली बार विधायक बने हैं और मुख्यमंत्री पद की इन्होंने शपथ ली है। दूसरा, हम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के दूसरा हम दिया कुमारी के बारे में जाने। ये 52 ईयर्स की हैं और फाइन आर्ट्स में इन्होंने डिप्लोमा किया है लंदन से। और विधानसभा क्षेत्र विद्याधर नगर से ये दूसरी बार एमएलए बनी है, क्योंकि पहले ये सवाई माधोपुर से एमएलए थी, बाद में ये अभी विद्याधर नगर से, और लोकसभा सांसद मतलब लोकसभा सदस्य भी रही हैं। और तीसरा, जो डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा हैं, ये 54 वर्ष के हैं, पीएचडी इन्होंने कर रखी है। और दूदू विधानसभा से ये बीजेपी से दूसरी बार एमएलए चुने गए हैं। अब हम बात करें 16वीं विधानसभा के लिए निर्वाचित सदस्यगण के बारे में। ये 25 नवंबर को ये मतदान हुआ और गंगानगर के जो कर्णपुर सीट थी वो चुनाव स्थगित कर दिया गया। बाद में ये सीट कांग्रेस के गुरमीत सिंह द्वारा जीत ली गई। जो इन्होंने मंत्री बनाया था सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, वो चुनाव हार गए इनसे। अब हम बात करें आदर्श नगर से, रफीक खान दूसरी बार एमएलए चुने गए हैं। आपके आहोर से छगन सिंह राजपुरोहित, अजमेर दक्षिण से। ये सारी चीज़ों को मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ये चीज़ों को आप देखते हैं। संजय शर्मा, प्रशांत शर्मा, कंवर लाल, ये सारे लोग। बांदीकुई से भागचंद तांकड़ा चुनाव जीत गए हैं। ये हमारे आ, ये कवि प्रदीप के बारे में आपने सुना होगा। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। 1962 में भारत चाइना युद्ध के बाद कवि प्रदीप ने ये लाइनें लिखी, जिसको अपने शब्दों में पिरोया, अपने कंठ से पिरोया गया लता मंगेशकर के द्वारा। उनकी ये जन्मशती बनाई गई है। बेसिकली देशभक्ति गीतों के जादूगर रामचंद्र नारायण द्विवेदी को कोई नहीं जानता था, लेकिन जब उन्हें प्रदीप के नाम से जाना गया तो एक अलग ही चीज। वो चल रहे नौजवान कहना मेरा मान, बॉम्बे टॉकीज में 200 रुपए महीना पाने वाले एक बहुत बड़े कवि हो गए। और कवि होने के बाद में उनकी स्थितियां रही। अब हम बात कर रहे हैं दड़ा महोत्सव की। दड़ा महोत्सव कहाँ होता है? ये शाहपुरा जिला है जो भीलवाड़ा से टूटा है, उसमें फूलिया कला में दड़ा महोत्सव मनाया जाता है। और दड़ा महोत्सव एक चिरंजीवी ग्रामीण संस्कृति का द्योतक है। यही ग्रामीण पर्यटन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। ये सारी चीजें दड़ा महोत्सव के बारे में है। जसवंत थड़ा आपका मारवाड़ का ताजमहल है। जोधपुर में जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, उस मेहरानगढ़ दुर्ग में ताजमहल जैसा दिखता है जसवंत थड़ा, जो जसवंत सिंह द्वितीय का स्मारक है। ये मेहरानगढ़ दुर्ग के पास में स्थित है। 1906 में जसवंत सिंह द्वितीय के काल में इसका निर्माण हुआ।
और सरदार सिंह के काल में पूरा हुआ, और एक राजस्थान का ताजमहल के नाम से ये मशहूर है, जिसको हमें जानने की ज़रूरत है। ये तस्वीर बदलाव की है, जो आपको दिख रही है कि किस तरीके से बदलाव हुआ, और बदलाव होते होते ये चीज़ें हुई। तो ये थी हमारी DIPR की बातें जो मैंने आपको बताया। कैसा लगा आपको, जरूर बताइएगा, और देखते रहिएगा एथिका एजुटेक।